नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं कुलदीप सेंगर की। हम सब जानते हैं कि कुलदीप सेंगर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, यानी कि अपराध होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और शामिल होने के बाद उसने विधायकी का चुनाव लड़ा। उससे पहले वो बसपा का विधायक हुआ करता था। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर के बीच में जिला उन्नाव है। उन्नाव जिले के बांगरमऊ विधानसभा से वो आता था। बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है और उसका जो प्रभाव है उस क्षेत्र में, कोई अभी भी उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब ना बोलने को तैयार है, इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उससे बहुत डरते हैं लोग और या फिर वो भला आदमी है। अब भला आदमी तो नहीं हो सकता, इतने सारे लोग, जब इतना सारा मुकदमा और ये सब चल रहा है तो, लेकिन यही बात कही जा सकती है कि डरते हैं। इत्तेफाक हो गए हों या हकीकत में की हो, विक्टिम के पिता की हत्या हो गई, विक्टिम के ऊपर उसका जो एडवोकेट होता था और बाकी लोगों उनके वाहन पर हमला हो गया, उसमें कई लोग मारे गए। ये सारे इत्तिफाक हैं या हकीकत है, ये तो न्यायालय तय करेगा। हम सब जानते ही हैं कि हमारे देश में न्याय बहुत दूर चला गया है। न्याय तो हमें मिलता नहीं। हाँ, निर्णय ज़रूर मिलते हैं और निर्णय की एक मैकेनिकल व्यवस्था है। उस मैकेनिकल व्यवस्था में एक तरफ से कुछ डालोगे तो वो घूमते 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 दूसरी तरफ जो निकलता है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी कि वो पूरा एक मैकेनिज्म है जो एक सिरे से दूसरे तरह सिरे से चलती है। हकीकत क्या है, उसकी सत्यता कैसे होगी, जस्टिफाई कैसे होगी, इसका अभी अपने को कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, मैं जरूर कहता हूं, अगर हम भारतीय व्यवस्था को लागू कर दें, जैसे कि मैं कहता हूं कि ड्यूटी ओरिएंटेड समाज को हम लागू कर दें और सभी लोगों को शिक्षित कर लें कि वो ड्यूटी को मानेंगे, ड्यूटी के वायलेशन को पाप कहा जाएगा और पाप का जो परिणाम है वो पश्चाताप के रूप में निकलेगा और परमेश्वर या ऊपर जाओगे तो वहां हिसाब लगेगा। इसलिए यहीं पर उसको शुद्ध करके जाना है, अन्यथा तुम नरक को भोगोगे। अगर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए और ड्यूटी वायलेशन को ही अपराध माना जाए, मैं सिन की बात छोड़ दीजिए, पाप जो होगा वो परमेश्वर तय करेगा, परमात्मा तय करेगा, लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं कि वो जब ये करेगा तो सिन होगा, ये सिन का अपराध होगा और इसकी सजा मिलेगी। लोग स्वयं से सामने आएंगे, लेकिन शिक्षित करना पड़ेगा, तब हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा हम निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का जमाना है। किसी पूरे प्रकरण में एक राइट को लेकर मामला शुरू होता है और वो फंडामेंटल राइट खेलते खेलते फाइनली वो व्यक्ति बच जाता है और बचकर बाहर निकल जाता है। हमें मालूम है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर कुलदीप सेंगर का जब मुकदमा आया, मामला तो ये था कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सजा दे दी थी। दो मामलों में कुलदीप सेंगर को सजा दी गई। वो एक मामला था जिसमें पॉक्सो का मामला था, महिला जो बच्ची है, बच्ची के मामले में पॉक्सो का, और धारा 376 उस समय आईपीसी चलती थी, आईपीसी का मामला था। दूसरा, विक्टिम के पिता की हत्या हुई, उस हत्या में भी दोषी पाएगा 304 पार्ट 2, यानी कि उस समय का इंडियन पिनल कोड 304 पार्ट 2 में दोषी पाया गया और ये जो दोषी पाया गया इसमें 10 साल की सेपरेट सजा मिली है। इस पॉक्सो के मामले में जो मामला आता था, पॉक्सो में भी अलग अलग प्रावधान है, प्रावधानों में 376 में भी अलग अलग प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया कि अगर पब्लिक सर्वेंट जिसके पास संरक्षण के लिए कोई महिला आती है वही उसके साथ अगर गलत करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो ज्यादा सजा का भागी होगा। मैं बार बार इस बात को कई बार कहता हूं, महाभारत में एक प्रकरण है जिस प्रकरण में सजाओं के विषय में पूछा जा रहा है। दुर्योधन और युधिष्ठिर आमने सामने खड़े हैं, गुरुजन उनसे पूछ रहे हैं कि इनमें से दोनों में योग्य कौन है। तो एक सवाल पैदा हुआ कि एक अपराध 4 लोगों ने मिलकर किया, जिसमें एक शूद्र था, एक वैश्य था, एक क्षत्रिय था और एक ब्राह्मण था। इन चारों ने मिलकर अपराध किया है, इनकी सजा क्या होगी? आज के कानूनों के अनुसार तो दुर्योधन का कानून लगता है और दुर्योधन ये कहता है कि चारों लोगों ने किया है, मानवता के आधार पर चारों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब युधिष्ठिर से बात होती है तो युधिष्ठिर कहते हैं चारों की सजा अलग अलग होनी चाहिए। शूद्र केवल फॉलोवर हो सकता है, इसलिए उसको सबसे कम सजा दी जा सकती है। वैश्य केवल प्रभाव में आ सकता है, इसलिए उससे कुछ ज्यादा सजा दी जा सकती है, लेकिन क्षत्रिय को माफ नहीं किया जाता और शूद्र को और ब्राह्मण को यहां सजा मौत दी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण का काम था वो क्षत्रिय को भी कन्विंस करता और अपराध करने से रोकता, और क्षत्रिय का काम था कि वो अत्याचार को रोकता ना कि करता। वैश्य चूंकि वहां पर अब विरोध कर सकता था, लेकिन वो भी शामिल था और शूद्र भी शामिल था, इसलिए शूद्र को सजा तो मिलेगी, लेकिन सबसे कम शूद्र को, फिर उससे ज्यादा वैश्य को, उससे ज्यादा क्षत्रिय को, और ब्राह्मण जो कि नेतृत्व करता है, जो कि दिशा दिखाता है, जो
छतरी का भी नेतृत्व करता है या उसको मार्गदर्शन करता है, उसको सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। यहां पर पॉक्सो एक्ट में भी और धारा 376 ABCD में भी अगर आप जाएंगे तो उसमें इसी प्रकार के प्रावधान हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी इतनी सजा है, लेकिन कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अपराध करता है, हालांकि ये उल्टा मामला है पब्लिक सर्वेंट के मामले में और बाकी के मामले में, लेकिन यहां कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी संरक्षण में कोई व्यक्ति होता है वो अगर अपराध करता है तो उसको ज्यादा सजा की प्रावधान। पॉक्सो एक्ट के तहत नीचे एडिशनल सेशन जज ने इनको सजाए उम्र कैद दे दी। उम्र कैद का मतलब होता है बी मोर देन 20 ईयर्स। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि अलग अलग प्रावधानों में अलग अलग जगह पर उम्र कैद की परिभाषा कैद रखी, लेकिन इसमें सजा दी गई ये मानते हुए कि ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक विधायक है तो विधायक का मतलब पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया अपराध यहां दंडनीय है। अब सवाल यह पैदा होता है जब वो अपील में गया, तो देखिए यहां पर समझने की आवश्यकता है। दो अलग अलग केसेस हैं, एक विक्टिम के पिता की हत्या का मामला था और दूसरा विक्टिम के साथ किए गए रेप का मामला था, कस्टडी में रेप या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा प्रभाव में रेप। अब यहां पब्लिक सर्वेंट वो था कि नहीं था, हाई कोर्ट ने डेफिनेशन लगाई कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं था, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट इन फॉलोइंग ऑफ हिज ड्यूटी होना चाहिए, वो विधायक की ड्यूटी ही नहीं है, इसलिए जो किया गया ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ये उसके प्राइवेट है, इसलिए सामान्य जैसे सजा दी जाती है वैसे उसको सजा दी जाएगी। और सामान्य सजा दी जाएगी का मतलब यह है कि जो जितना समय वो काट चुका है, अच्छा बेल के प्रावधानों को समझना चाहिए, जितनी धाराएं लगी हैं किसी भी एक मामले में, जितनी धाराएं लगी हैं, ये कानून के जानकर एक सज्जन ने मुझे लिखा और शायद वो उसने लिखा कि मैं कानून जानता हूं। मैं समझता हूं कि कानून है, कानून बच्चों के खेल नहीं है, और नीचे LLB कर लेना और वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आना, पढ़ाना और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना, ये सारी अलग अलग विधाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना और उसके साथ लेजिस्लेशन में बनाना, मैं समझता हूं मैं इन सभी जगहों पर सीट पर भी देख कर आया हूं, नीचे प्रैक्टिस भी देख कर आया हूं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेजिस्लेशन में भी कहीं ना कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट कभी ना कभी रहा है, इसलिए इसको ऐसे समझना चाहिए। ये बच्चों का खेल नहीं है, मुझे लिखने से कोई लाभ नहीं है, आप उसको समझिए, पढ़िए। अगर 4 धाराएं लगाई गई हैं किसी एक ही एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में, यह संभव है कि कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस हो। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफेंस में 4 ऑफेंस काउंट क्यों? क्योंकि किसी ने पहले किडनैप किया, उससे पहले किसी ने बरगलाया, कोई उसको ले गया, किसी ने उसको छिपाया, किसी ने उसकी मॉडेस्टी भंग की, किसी ने उसका रेप किया और किसी ने उसका कत्ल किया, या एक ही व्यक्ति ने ये काम किए, तो इन सभी विषयों पर धाराएं लगेंगी। मतलब पहले किडनैपिंग की धारा लगेगी, फिर उसको ले जाने की धारा लगेगी, उसको छुपाने की धारा लगेगी, मॉडेस्टी भंग की धारा लगेगी, उसको रेप की धारा लगेगी और फिर उसके मर्डर की धारा लगेगी और मर्डर के बाद उसकी बॉडी को छुपाने की धारा लगेगी। ये सजाएं सारी, इन सभी धाराओं की सजाएं प्रूफ होने के बाद साइमल्टेनियस भी चल सकती हैं, कंकरेंट भी चल सकती हैं और अलग अलग भी चल सकती हैं। मोस्टली वो कंकरेंट चलती। कंकरेंट से मतलब है जो सबसे बड़ी सजा होती है उस सजा में सारी मर्ज हो जाती। अब ऐसी परिस्थिति में अगर उसको सुना जाए तो मालूम पड़ा किडनैपिंग तो इसने की ही नहीं थी, वो स्वयं चली है, तो किडनैपिंग की जो धारा लगी है उस धारा में वो हटा देगा या फिर उसमें बेल ग्रांट कर दी। उसने कहा कि साहब रेप किया था, रेप में उसने बेल ग्रांट नहीं की, लेकिन मर्डर उसने नहीं किया था, मर्डर में बेल ग्रांट कर दी, लड़की ने सुसाइड कर लिया था, ये प्रूफ हो रहा है, और उसने बॉडी छुपाई नहीं थी, इसमें भी। तो एक धारा बची केवल, बाकी धाराएं उसके ऊपर से हट गई, तो इस एक धारा में को सजा दे दी जाती। जिस समय सुनवाई चल रही है हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी में सजाएं दी हो, सजा मर्ज करके इकट्ठी कर दी हो। जब आप हाई कोर्ट पहुंचे तो 2 अलग अलग केसेस थे। एक केस तो मर्डर का था जो विक्टिम के पिता का था, और दूसरा केस ये पॉक्सो का था। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की सुनवाई कर रहा था हाई कोर्ट ने पॉक्सो की सुनवाई करते समय ये पाया कि वो पब्लिक सर्वेंट का काम नहीं कर रहा था। डेफिनेशन ऐसी, मैंने जैसे कहा कि ये तो डिफाइनाइट डेफिनेशन जो है वो डिफाइनाइट एक्ट है, वो न्याय नहीं है, ये निर्णय है। निर्णय के पीछे का एक आधार है, उस आधार पर उन्होंने निर्णय कर दिया। आधार उन्होंने बताया कि भाई पब्लिक सर्वेंट था कि नहीं था, तो हाई कोर्ट ने कहा चूंकि वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन यहां पर नहीं लगती। चूंकि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं लगती, बाकी में लगता है, बाकी की सजा 50% काट चुका है, इसलिए
उसको अपील में बेल ग्रांट करने का मामला बनता है, इसलिए बेल ग्रांट कर दी। क्योंकि बेल का मामला यह है कि अगर कोई अपील स्वीकार कर ली जाती है, सजा सस्पेंड कर दी जाती है, तो ऐसी सजा सस्पेंड करने पर, सस्पेंड करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सजा उसको छोड़ दिया गया है। जैसे राहुल गांधी की सजा सस्पेंड कर दी गई, सस्पेंड करने का जब वो 2 साल का उनके डिफेमेशन का केस बना था, उसके बाद उनको उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया ऊपर वाले न्यायालय ने, तो वो लोकसभा में फिर आ गए। लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है केस खत्म हो गया, फिलहाल सस्पेंड कर दी जाती है जब तक सुनवाई नहीं होती। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि सजा को सस्पेंड कर दिया, बेल को ग्रांट कर दिया, और यह कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए चूंकि मोर देन 50% ये सजा काट चुके हैं, इसलिए बेल ग्रांट की जा सकती है। अब इस पर देश भर में भावनात्मक आधार पर, मैं मैकेनिकल आधार पर नहीं बता रहा हूं, मैं कानूनी मैकेनिज्म के आधार पर नहीं बता रहा हूं, भावनात्मक आधार पर पूरे देश में हंगामा होना स्वाभाविक था कि भाई एक हीनियस क्राइम, पूरा परिवार उसका निपट गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके परिवार में इतनी सारी घटनाएं हो गई। ये घटनाएं जो हैं वो अपने आप कोई इत्तिफाक नहीं हो सकते, वो कॉन्टिजेंसी नहीं हो सकती, वो हकीकत में किसी ने किया होगा, ऐसा माना जाना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई पहुंच गई, चूंकि सीबीआई के पास केस था, और सीबीआई के पास इसलिए था कि वो विधायक था और लंबे समय से उन्नाव से विधायक था, वहां पर ट्रायल चलता तो गलत हो जाता, इसलिए उसका केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उसका मामला सुना और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में ही अपील गई, मतलब अपील गई उस मामले की। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई जो तर्क दिए सीबीआई ने, उन तर्कों को समझना चाहिए। उस तर्कों में यह कहा गया कि इंडियन पीनल कोड की धारा 376 के 2 हिस्से हैं। सेंगर को रेप के तहत दोषी ठहराया गया था, जो कि 375 है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रेप जो प्रभावशाली स्थिति में हो तो कम से कम सजा 20 साल या उम्र कैद तक बढ़ सकती है। दूसरी बात, सीबीआई ने उनसे पूछा, आप कहते हैं 376(2)(1) के तहत आता है, यह मानते हुए पीड़िता नाबालिग नहीं है, तब भी 376 की न्यूनतम सजा लागू होगी? मतलब ये मानते हुए कि वो बालिग नहीं है, वो नाबालिग है, तो भी क्या न्यूनतम सजा लागू होगी? सरकार, सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट आया कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, तब के एमएलए सेक्शन 5(2) पॉक्सो के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये सरकार ने, मतलब सीबीआई ने ये आर्गुमेंट किया कि जो फैसला सुनाया गया वो पब्लिक ऑफिस में है, जैसे एमपी या एमएलए, उसे सरकारी कर्मचारी माना जाता है। सीबीआई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पूछा, क्या आपका तर्क यह है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो आरोपी सरकारी कर्मचारी है या नहीं है? यह बात मायने नहीं रखती। सीबीआई ने आर्गुमेंट किया कि हाई कोर्ट ने यह कहकर गलती की कि जब अपराध हुआ था तब विधायक सेंगर एक पब्लिक सर्वेंट नहीं थे जिन पर ज्यादा गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के लिए मुकदमा चलाया जाए। सरकार के सामने वो सीबीआई ने फिर रखा, पॉक्सो प्रावधान कहता है कि जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट या शिक्षित संस्थानों, अस्पतालों के कर्मचारियों जैसे खास व्यक्तियों द्वारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट किया जाता है तो अपराध गंभीर हो जाता है, जिससे कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। फिर कहा गया, सेंगर बहुत पावरफुल विधायक है। एक, इस एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की डिफाइन नहीं किया गया है, यह रेफरेंस से दी गई परिभाषा है। आईपीसी के तहत जो भी डिफाइन किया गया है वही माना जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा नहीं है, लेकिन इंडियन पीनल कोड में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है, और पब्लिक सर्वेंट की इस परिभाषा में ये श्रीमान जी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने पूछा, तो आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जब तक संदर्भ कुछ और न कहे। पब्लिक सर्वेंट एक व्यापक शब्द है, मामले के तथ्यों को देखते हुए पब्लिक सर्वेंट वह होगा जो पावरफुल स्थिति में हो। बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई जो इन्फ्लुएंस में लिया जा सके। अब इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुना तो सुनते समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कहीं, जो स्ट्रांग पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रखे, मुझे लगता है वो जानने योग्य हैं। स्ट्रांग पॉइंटों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बात ये आती है कि ये मामला जो सजा के स्थगन का है उसको हम फिलहाल वापस लेते हैं, बाकी उसमें बुलाकर ही बात की जा सकती है, हम नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन चूंकि आरोपी ऑलरेडी
या अपराधी ऑलरेडी जेल में है और दूसरे मामले में जेल में है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। मैंने परसों जिस समय ये 2-3 दिन पहले जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, तब भी कहा था कि उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, वो अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉक्सो एक्ट की डेफिनेशन के आधार पर उसको एक सेक्शन में बेल मिली है, एक अपराध में बेल मिली है, ना कि उसको दूसरे अपराध में बेल मिली है। दूसरे अपराध में उसकी सजा बाकायदा जारी है और उसकी अभी अपील सुनना बाकी है, वो मामला ही नहीं, इसलिए अपराधी को बाहर तो निकाला नहीं जा सकता बिल्कुल। लेकिन हां, जिन धाराओं में उसको बेल मिली है उन धाराओं का उलट पलट का मामला बनता है, उनकी डेफिनेशन का मामला बनता है। और वो डेफिनेशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई इस मामले में यह पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब यह हो गया कि एक हवलदार तो पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है, लेकिन एक विधायक या एक सांसद पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। इस परिभाषा को पुनः सुनने लायक है, इस परिभाषा को पुनः समझना है, और इसके लिए हम फिलहाल जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम यहां स्टे करते हैं, हम वापस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना सुनवाई किए हुए इस पूरे जो नीचे हाई कोर्ट का डिसीजन है उस डिसीजन को पलट नहीं रहे, उस डिसीजन को फिर से रिव्यू करने के लिए हम स्टे कर रहे हैं। यानी कि नीचे का जो ऑर्डर है उसको फिलहाल प्रोसीडिंग को हम स्टे करते हुए मामले की सुनवाई अपने पास बुलाते हैं। अब हम ये तय करेंगे आगे सुनवाई के, चूंकि उस पर नोटिस इशू हो गए हैं, नोटिस इशू करने का मतलब है कि सभी पार्टियों को सुना जाएगा। जैसे हाई कोर्ट ने सभी पार्टियों को सुना होगा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी सभी पार्टियों को सुना होगा। इसको ऐसे समझना चाहिए कि नीचे वाली अदालत ने, जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी, ट्रायल कोर्ट की सजा की अपील हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया सुनवाई के लिए कि हम इसको सुनेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी परिभाषा में उसको कुछ घपला वो लगा, क्वेश्चन मार्क लगा, इसलिए उसने परिभाषा को ध्यान में रखते हुए बेल ग्रांट कर दी और नीचे की सजा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब बिल्कुल एक है, हालांकि इससे कुलदीप सेंगर का नुकसान है कि सजा सस्पेंड कर दी। कुलदीप सेंगर का नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर इस मामले में सजा सस्पेंड हो गई और दूसरे मामले में वो जेल में है तो बाहर तो निकला नहीं। अब इस मामले में सजा सस्पेंड का मतलब हो गया कि वो 7 साल से ज्यादा काट चुका है, और अब अगर 2 साल और दूसरे मामले में रहता है तो इस मामले में फिर से 2 साल और उसको काटना पड़ेगा। फिर से समझाता हूं, इस मामले में जो पॉक्सो का मामला है, जो रेप का मामला है, इसमें उसको सस्पेंड कर दिया, सजा को सस्पेंड कर दिया, और दूसरे मामले में वो जेल में है तो फाइनली तो वो जेल से बाहर नहीं निकला। अगर ये सजा कंटिन्यूएशन रखता, सस्पेंड नहीं करता, उसको बेल ग्रांट कर देता या फिर उसकी सुनवाई के लिए हामी भर देता कोर्ट ये कहता कि हम इसको सुनवाई करेंगे, चूंकि आपकी तो दूसरे मामले में आप जेल में हैं, आप बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए अभी फिलहाल सजा को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और नहीं तुमको बेल ग्रांट कर रहे हैं, तुम्हारा मामला हम सुन लेंगे। तो मुझे लगता है वो बेस्ट डिसीजन होता कुलदीप सेंगर के मामले में, क्योंकि कुलदीप सेंगर की सुनवाई अगर 2 साल चलती और 2 साल तक वो जेल में रहता, उस मामले में सस्पेंड न करता, तो 7 साल की जगह वो 9 साल काट चुका होता, और अगर और 2 साल अंदर रह लेता तब तक तो सजा ही वो पार कर चुका होता। तो अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक वो सजा काट चुका होता, अपने आप छूट जाता। अब यहां पर एक मामले में वो सजा काट ही रहा है, जेल के बाहर तो आएगा नहीं, लेकिन दूसरे मामले में सजा सस्पेंड करने का मतलब अगर निकाला जाए तो यह भी निकाला जा सकता है, चूंकि तुम्हें बेल दे दी गई थी, सजा सस्पेंड कर दी गई थी, इसलिए आज से भले ही तुम 3 साल जेल में और रहो, आज से अगर दोबारा सजा दी जाती है तो फिर 7 साल काटनी पड़ेगी, फिर आपको पूरी 20 करनी पड़ेगी, और ये 7 उसमें से माइनस करेंगे। इसलिए ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, पर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है ऐसा करके कम से कम कुलदीप सेंगर को रिलीफ दे दी है। कुलदीप सेंगर को रिलीफ का मतलब यह है कि उसको बेल, उसकी सजा जो है वो सस्पेंड चल रही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हम सुनेंगे, उसकी बेल रिजेक्ट कर दी, ग्राउंड रिजेक्ट कर दिए, वो जेल में रहेगा। अब जेल में रहेगा, अगर 2 वर्ष तक आगे सुनवाई होती तो उसकी 7 वर्ष जो ग्राउंड उसका दिया जा रहा है उसकी वजह वो 9 वर्ष उसके काउंट कर लिए जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ स्टे दिया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और स्टे देकर सीजीआई ने लोगों का जो विश्वास है, जैसा हम सबको मालूम है कि अरावली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा हम इसको पुनः सुनेंगे, इस मामले में भी जनभावना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम इसको सुनेंगे, और सरकार ने, केंद्र की सरकार यानी कि सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी, उन दलीलों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते हुए मामले को स्टे कर दिया, स्टे करके नोटिस इशू कर दिए, नोटिस इशू करके अब उसको पूरी सुनवाई करेंगे। इसलिए मुझे लगता है जो मिस इंटरप्रिटेशन मीडिया में चल रहा है, जो तमाम तरह की डेफिनेशनें चल
चल रही हैं और कहा जा रहा है कि वो पलट दिया, उलट दिया। ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा अभी कोई डिसीजन नहीं, सिर्फ नीचे वाले डिसीजन को स्टे किया गया है, जो कि इसका मतलब यह हो गया कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो अब कंटिन्यू रहेगा, उनकी सजा सस्पेंड की बजाय कंटिन्यू रहेगी और जब तक सुनवाई रहेगी वो उसके कैलकुलेशन में आ जाएगी, उसको कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय करेगा तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।